शारदा और प्रसाद एक ऑटो में बैठे थे। वो ऑटो सड़क से जा रही थी। दीदी के घर हम इस तरह खाली हाथ जा रहे हैं, बताइए। कहीं फल मिलेगा तो हम ले चलेंगे शारदा। हे भगवान, मेरी दीदी को जो तकलीफ है वो किसी को भी ना हो। हाँ शारदा, राकेश ने देखा जैसे ही हम गांव में नहीं है उसने ये कांड किया, कभी सोचा भी नहीं था। हाँ जी, वो अपना माँ का कितना ख्याल रखता था। मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि वो ऐसा काम कर सकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है शारदा, परिस्थिति के साथ सब बदलते हैं। जब तक बहन से बात नहीं होती है समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। हाँ शारदा। प्रसाद इस तरह कह ही रहे थे, तब तक ऑटो जाके एक फल के दुकान के पास रुकता है। प्रसाद फल खरीदने जाते हैं। काका, सेब कितने में देंगे? 100 रुपए में 3 दूंगा। ठीक है, 200 रुपए के सेब दे दीजिए। इतना कहकर प्रसाद पैसे देते हैं। बुजुर्ग इंसान कवर में एप्पल्स डाल के प्रसाद के हाथों में एप्पल्स दे देते हैं। फिर ऑटो में बैठ के वो चले जाते हैं। उधर अनामिका का माँ का घर। सुजाता लंच बॉक्स लेकर अपने पति ईश्वर को देने आती है, जो कि घर के बाहर खड़े थे। नए दामाद को अगर डब्बे में चावल और सब्जी दे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। बेटी और दामाद जी तालाब के पास जा रहे हैं समय गुजारने। दोपहर में खाने के लिए आने कहेंगे तो उनका मूड खराब हो जाएगा सुजाता, इसलिए ये डब्बा ले जा रहा हूँ। वहीं पे वो खा पी लेंगे, समय गुजारेंगे और शाम को घर लौट आएंगे। हाय रे, आपने मेरी बात कभी सुनी है क्या? हाँ, तुम्हारी बात सुनी तभी तो अनामिका पे आके रुका। बहुत मजाक हो गया, ये डब्बा लीजिए। फिर ईश्वर लंच बॉक्स लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर एक अनाथाश्रम के पेड़ के नीचे सावित्री, शारदा और प्रसाद तीनों बैठे हुए होते हैं। क्या हुआ दीदी, राकेश ने ऐसा क्यों किया? शारदा के इस तरह से पूछने पर सावित्री रोने लगती है। बेटे ने नहीं शारदा, बहू ने बेटे से ये सब करवाया है। इस नई बहू का ये हरकत है। हाँ शारदा, ये नई बहू जो नई नई आई है उसी की हरकतें हैं। उसने कहा था, अब वो कर रही है। पता है बेटा छोड़ने आया तो क्या कहा? कहते कहते सावित्री रोने लगती है। सावित्री को रोते देख शारदा और प्रसाद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। राकेश मुझे यहाँ लेकर आया और कहा कि मैं अनाथ हूँ। उसने कहा कि मैं परेशान थी, इसीलिए वो यहाँ लेकर आया। कुछ पैसे जमा किए और यहाँ से वो चला गया। ऐसा कहकर वो रोने लगी। परेशान मत हो दीदी, तुम्हारी बहन है ना। बहन, इस बात से मैं दुखी नहीं हूँ कि मैं अनाथ आश्रम में हूँ। इस बात से मैं दुखी हूँ कि वो कहकर गया कि मैं अनाथ हूँ, इसीलिए वो यहाँ पे मुझे छोड़ के जा रहा है। जैसी बहू ने घर पे कदम रखा, इसी के साथ साथ मुझे अनाथ बना दिया। सावित्री की ये बात सुनकर शारदा को घबराहट होने लगी और वो मन ही मन सोचने लगी। इस साल मेरे बेटे की भी शादी हुई है, मुझे पता है। मेरी बहू अनामिका भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाली है। इस तरह से मन ही मन वो सोच ही रही थी कि इस साल तो तुम्हारे बेटे रमेश की भी नई नई शादी हुई है ना। बहू से जरा संभल के रहना। ठीक है दीदी, संभल के रहना, जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है बहन, अब तुम जाओ। मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी हो जाओगी, जाओ। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। उधर नदी किनारे बैठकर नव दंपति रमेश और अनामिका बड़े ही प्यार से बातचीत, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसी दौरान ईश्वर लंच बॉक्स लेकर वहाँ पे आते हैं। बेटा अनामिका, मैं तुम दोनों के लिए लंच डब्बा ले आया हूँ, खा लेना। मैं उधर खेत में जा रहा हूँ, अंधेरा होने से पहले तुम लोग घर चले जाना। ठीक है पिताजी। इस तरह कहने पे ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं। मंदिर प्रांगण में शारदा दुखी होकर बैठी थी। मंदिर से दिया गया प्रसाद लेकर उसके पति आते हैं। शारदा, ये प्रसाद लो, मैं भी थोड़ा बैठता हूँ। इतना कहकर प्रसाद थाली आगे बढ़ाते हैं। शारदा वो प्रसाद पकड़ लेती है। फिर वो शारदा के बगल में आके बैठते हैं। प्रसाद खाते खाते वो गौर करते हैं कि शारदा दुखी है। अभी भी तुम नई बहू अनामिका जो हमारे घर में आई है उसी के बारे में सोच रही हो? चाहे मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करूं, लेकिन बार बार मुझे सावित्री दीदी की कही हुई बातें ही याद आ रही है।
सोच भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे उसका बेटा उसे अनाथ आश्रम ले आया, वहीं पे पैसे दिया, उसे अनाथ कहकर अनाथ आश्रम में इस तरह छोड़कर चला गया। हमारा बेटा ऐसा नहीं है शारदा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। पता नहीं जी, मुझे तो आपकी बात पे विश्वास करने से भी डर लग रहा है। शारदा, ज्यादा डरो नहीं, पूरा भरोसा है। इस नए साल में हमारी नई बहू हमारे घर में आएगी और यहाँ आकर वो हम सभी का अच्छे से ख्याल रखेगी। नई बहू पे आप इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं जी? लड़की जो अपने माता पिता से इतना प्यार करती है वो सास ससुर से भी करेगी, सम्मान करेगी। उसकी शादी के वक्त अनामिका का बर्ताव तुमने नहीं देखा क्या शारदा? वो उसके माँ बाप है, जन्मदाता। बहुत हो गया शारदा, घर चलो, नई बहू आने के बाद पता चलेगा। इतना कहकर प्रसाद शारदा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रमेश के पीछे अनामिका बाइक पे बैठ जाती है। सुजाता की आंखों में आंसू और ईश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो बेटा, पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सास ससुर ईश्वर तुल्य होते हैं। एक तरफ से अपने माँ बाप जैसे, ईश्वर को जैसे पूजती हो वैसे ही उन्हें भी प्यार से रखना। देखना, इससे तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वो बाइक पे बैठकर चले जाते हैं। नई बहुरानी अनामिका सास ससुर जो हॉल में बैठे थे हल्दी चावल लेकर आशीर्वाद लेने आती है। माँ जी, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह वो दोनों को आशीर्वाद देने के लिए कहती है। प्रसाद सुन के बहुत खुश होते हैं। शारदा को कुछ समझ नहीं आता, वो आश्चर्य होकर देखने लगती है। नई बहू को आशीर्वाद दो शारदा। इस तरह से कहने पे शारदा हल्दी चावल लेती है और फिर दोनों अनामिका को आशीर्वाद करते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो बहू। हमेशा खुश रहो बहू। अनामिका खुश होकर उनका पैर छूकर सीधा खड़ी होती है। माँ जी, पिताजी, कहिए आप लोगों को नाश्ते में क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी। मुझे इडली चाहिए बहू। मेरे लिए भी वही बना दो। फिर मैं सबके लिए इडली बनाती हूँ, आप लोग बैठिए। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से अंदर चली जाती है। शारदा प्रसाद दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। रमेश ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आता है। थोड़ी देर में ही सबके लिए इडली बनाकर अनामिका डाइनिंग टेबल पर लाके रखती है। माँ, पिताजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनामिका आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगी। आप ध्यान से ऑफिस जाइए जी, मैं यहाँ पे माँ पिताजी को देख लूंगी। ऐसा कहकर खुशी खुशी रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। जिस दिन से नई बहू अनामिका घर में आई है उस दिन से वो अपनी सास ससुर को एक भी काम करने नहीं दी। वो घर का सारा काम करती थी, खाना पकाती थी, बगीचे के पेड़ पौधों पर पानी डालती थी, सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती थी। इस तरह का सारा काम वही करती थी। फिर एक दिन अचानक से शारदा को बुखार होता है। अनामिका उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब जांच करने के लिए कुछ टेस्ट लिखते हैं। देखो, तुम्हारी सास को वायरल हुआ है, उसे उल्टियाँ और दस्त भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे, इस बीच अनामिका कहने लगती है, डॉक्टर साहब, वो मेरी सास नहीं है, वो मेरी माँ है। एक तरह से मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका भी सासू माँ शारदा के पास लौट आती है। सुबह शाम के फर्क देखे बिना शारदा उल्टियाँ करती थी और अनामिका साफ करती थी। शारदा को वॉशरूम ले जाती थी और धैर्य रखकर सेवा कर रही थी। आखिरकार शारदा धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर उसे अस्पताल से घर लाया गया। नई बहुरानी ससुराल में आके सास की बहुत सेवा की। बहू, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। मुझे लगा था तुम हमारे बेटे को हमसे अलग कर दोगी। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं जब आ रही थी तो माँ पिताजी ने कहा था कि आप लोगों को सास ससुर नहीं, खुद के माँ पिताजी जैसा सोचने, और आप लोगों ने भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। इस प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात सुनने के बाद शारदा और प्रसाद दोनों की आंखें भर आती है। आप लोग सिर्फ सास ससुर नहीं है, परिवार के लिए मार्गदर्शक भी है। आप लोग साथ नहीं होंगे तो हम इस जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के आंखों में कभी आंसू ना आए। अभी तक मैंने कोशिश की है और आगे भी करते रहूंगी। इस तरह कहकर मुस्कुराते हुए अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। शारदा प्रसाद भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अभी तक वो भी इस चीज को लेकर काफी डरी हुई थी कि जो सारी चीजें उसकी दीदी ने झेला कहीं उसे भी न झेलना पड़े।
नई बहू घर आने के बाद कहीं वो बेटे से माँ पिताजी को अलग ना कर दे, कहीं अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ ना आए। पर उस घर में बहू अनामिका बहुत ही आज्ञाकारी की तरह रही। वो अपनी सास ससुर को अपने माँ पिताजी से भी ज्यादा प्यार दी, सम्मान दी और उनका बड़े ही अच्छे से देखभाल की। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि वो लगातार रोए जा रही थी, इसलिए गोपाल उस गाय को लेकर अनामिका के घर जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं पर घर के अंदर उसे कोई नहीं दिखता। दरवाजा खुला हुआ है, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, लगता है आंगन में होंगे। तो क्या मैं जोर से बुलाऊं? इस तरह सोचते हुए गोपाल जोर से आवाज लगाता है, मैडम, अनामिका मैडम। आवाज लगाते ही अनामिका अंदर से बाहर निकल आती है। भगवान का शुक्रिया कि आप गांव में ही हैं। मुझे तो लगा कि कहीं आप ससुराल न चली गई हैं। देखिए ना, मेरी गाय कब से चिल्लाए जा रही है। गाय को क्या हुआ? आप ही देखिए ना दीदी, कब से चिल्लाए जा रही है। इस तरह कहने पे अनामिका गाय को देखने लगती है। गाय चिल्लाए जा रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। वो देखती है गाय का पेट फूला हुआ है। गोपाल, कब से ये गाय चिल्ला रही है? रात से ही चिल्ला रही है अनामिका दीदी। ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहती है, आपको अकल नहीं है क्या? छी, उम्र तो हो गई है ना। रात से जब चिल्ला रही है तो गाय को रात में ही लाना चाहिए था ना। बेचारी, इसे कितना पेट में दर्द हुआ। देखो इसका पेट किस तरह फुला हुआ है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। गोपाल गाय को देखने लगता है। हाय रे, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है। मुझे लगा भूख लगी है, इसीलिए मैं हरी हरी घास खाने को दिया। फिर भी तुम चिल्ला रही थी, मैंने पानी दिया, फिर भी चिल्ला रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि पेट दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर देना। गोपाल गाय के आंसू पोंछने लगता है। तभी अनामिका मवेशियों को लगाने वाला एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके अंदर से बाहर आती है। वो गाय को प्यार से देखती है। थोड़ा बर्दाश्त करो माँ, इंजेक्शन दूंगी, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। जब मैं इंजेक्शन दूंगी तुम बिल्कुल मत हिलना। अगर तुम हिली तो इंजेक्शन टेढ़ी हो सकती है और तुम्हें ज्यादा दर्द हो सकता है। इस तरह कहने पे गाय अपना सर हिलाती है। अनामिका खुशी खुशी उसे इंजेक्शन देने लगती है। फिर अनामिका गोपाल से कहती है, बड़े भैया, कल मुझे लेने के लिए मेरी सासू माँ विदेश से आ रही है। अगर गाय कल भी ऐसी रोए तो समझ जाइएगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। इन गोलियों को आप पानी में मिला के पिला दीजिएगा। अनामिका गोपाल के हाथ में दवाइयाँ देती है। गोपाल हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। गोपाल अपनी गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। मॉडर्न ड्रेस में विदेशी सासू माँ शारदा, पति प्रसाद, दोनों ही अनामिका के मायके वाले घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी अनामिका की माँ सावित्री, जो पौधों पर पानी दे रही थी, उनकी नजर उन दोनों पे पड़ती है। देख के लग रहा है कि कोई नाटक कंपनी से है, पर मेरे घर में क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से भगाना होगा। इस तरह सोचते हुए वो उनके पास जाती है। आप लोग कौन हैं? आप लोगों को क्या चाहिए और इतना मेकअप लगा के मेरे घर पे क्यों आए हैं? कहीं आप दोनों बच्चे चुराने वाले तो नहीं हैं? अरे बहन जी, क्या भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को देख के ही संदेह हुआ था। मैं गली के कुत्तों को बुलाती हूँ, वही लोग आके आप लोगों को खींचते हुए ले जाएंगे और खा लेंगे। सावित्री के इस तरह से कहने पे प्रसाद समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहती है। बहन जी, अनामिका, वो अनामिका। हाँ, वो मेरी बेटी है। तो क्या आपके गाय बछड़े को कुछ दिक्कत हुई है? अभी बुला देती हूँ, रुकिए। अनामिका, अनामिका। इस तरह वो अपनी बेटी अनामिका को आवाज लगाती है। अनामिका आवाज सुन के बाहर निकल आती है। विदेश से आए सास ससुर को देखकर अनामिका तुरंत पहचान जाती है। वेलकम सासू माँ, फॉरेन से कब आए पिताजी? जैसे वो कहती है, सावित्री उन्हें देखकर घबरा जाती है। लुक, ऑल विलेज रेडी, टेक दिस लगेज बैग। इतना कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। ये बात सुनकर अनामिका और सावित्री एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगती है। प्रसाद समझ जाते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मेरी गांव की बहू, तुम्हारी सास ने कहा ये लगेज बैग लेकर आओ और वो अंदर चली गई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप अनामिका की सास और आप ससुर जी है।
जब दामाद जी रमेश की अनामिका से शादी हो रही थी आप लोग नहीं आए थे ना, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। अंदर चलिए, विदेशी सासू माँ गुस्से में है। इस तरह कहने पे अनामिका और प्रसाद घर के अंदर जाते हैं। सावित्री लगेज बैग लेकर पीछे से आती है। उस रात उस घर के बेडरूम में शारदा ठीक से सो नहीं पाती है। बिस्तर पे बैठकर वो सो रहे प्रसाद को देखने लगती है। आप कैसे सो रहे हो जी? हमेशा की तरह, जैसे ही अपनी आंखें बंद की मैं तुरंत सो गया। क्यों, तुम सो नहीं पा रही हो? नहीं, ना यहाँ पे एसी है, ना ठीक से फैन चल रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ? आप ही बताइए। कोई चारा नहीं है शारदा, एडजस्ट करना होगा, कहकर प्रसाद गुस्से से आंखें बंद कर लेते हैं। अनामिका, ओ मेरी गांव की बहू, इधर आना जरा। इस तरह बुलाने पे अनामिका और सावित्री घबराते हुए सासू माँ के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी? बिना एसी का मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे एसी चाहिए। अभी एसी मांगेंगी तो कैसे होगा माँ जी? कम से कम ठंडी हवा चलती तो मैं सो जाती, वो भी यहाँ पे नहीं है क्या? इस तरह कहने पे गांव की बहुरानी अनामिका सोचने लगती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। माँ जी, आप जाके बिस्तर पे सो जाइए, आपके लिए ठंडी हवा का बंदोबस्त मैं कर देती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। सावित्री को कुछ समझ में नहीं आता है। शारदा जाके बिस्तर पे सो जाती है। अनामिका बहुत अच्छे से सोचती है, फिर कुएं के पानी में कंबल को अच्छे से निचोड़ के ले आती है और उस कंबल से शारदा को ढक देती है। उस कंबल से पानी चूए जा रहा था। सासू माँ शारदा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की बहुरानी कर क्या रही है। ये क्या है? माँ जी, कुएं के ठंडे पानी में मैंने कंबल को अच्छे से भिगो दिया है। हाँ, फिर देखिए, फैन घूमेगा तो आपको ठंडी हवा लगेगी। लग रही है। पंखा चलते ही आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी और आप आराम से आज रात सो सकती हैं। माँ सावित्री खड़ी खड़ी ये सब देखती है और बेटी की बुद्धि देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी गांव की बेटी कितनी तेज दिमाग की है। सावित्री सोचते हुए बेटी की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर शारदा गुस्से से, इसे निकालो अनामिका, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह कहने पे अनामिका कंबल निकाल देती है और शारदा उठ के बैठ जाती है बिस्तर पे। अनामिका, इस घर में कम से कम एक कूलर भी नहीं है। नहीं माँ जी। अब मैं कैसे सोऊंगी? ठंडा नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। अनामिका कमरे से बाहर निकल आती है और फिर अपने पिताजी राघव जो सो रहे थे बिस्तर पे, उन्हें जगाती है। पूरी बात बताती है। ठीक है बेटा, अभी मैं कुछ करता हूँ। अनामिका वहाँ से शारदा के पास लौट आती है। फिर शारदा को लेकर वो बाहर निकल आती है। बेटी के कहने पे राघव फूलों के पौधों के बीच में बिस्तर लगाने का बंदोबस्त करते हैं। विदेशी सासू माँ वहाँ पे आके सोती है। बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड थी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी ठंडक है। फिर वहाँ वो सो जाती है। अनामिका, सावित्री, राघव तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। विदेशी सासू माँ शारदा बाहर आराम से निश्चिंत होकर सोती है। फिर एक रात ज्यादा ठंड होने की वजह से शारदा उठ के देखने लगती है। चारों तरफ कोई नहीं था, अंधेरा था। वो काफी डर जाती है। पूरा गांव मानो सो रहा था। थोड़ी दूर पे ही गोपाल साइकिल लेकर खेत के तरफ जा रहा होता है। हे भगवान, ये कोई साइकिल भूत तो नहीं? अरे बाप रे! ये सोचकर वो भाग के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। अनामिका आकर दरवाजा खोलती है। अनामिका, साइकिल घोस्ट, साइकिल घोस्ट! इस तरह डर के मारे चिल्लाते हुए वो अंदर आती है। वो साइकिल चलाने वाला कोई और नहीं गोपाल था। ये देखकर अनामिका हंसने लगती है। सुबह का वक्त था। बिस्तर पे लेटी हुई थी विदेशी सासू माँ। उसे काफी तेज बुखार था। बहू, विदेशी सासू माँ को तेज बुखार है, जरा डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है ससुर जी। पिताजी? गांव में डॉक्टर साहब नहीं है, वो शहर गए हैं। अब क्या होगा पिताजी? तुम तो डॉक्टर हो, तुम ही उन्हें देख लो। क्या मेरी गांव की बहू डॉक्टर है? ऐसी डॉक्टर नहीं है भाई साहब, पशुओं की डॉक्टर है। अनामिका जाओ, तुम्हारी विदेशी सासू माँ बुखार से तड़प रही है। माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका अपनी सासू माँ के पास जाती है। वाह शारदा, तुम्हारी क्या किस्मत है। तुम उठकर विदेश से आई हो
और तुम्हारी पशुओं की डॉक्टर वाली बहू तुम्हें अब इंजेक्शन लगाएगी। प्रसाद ऐसा कह ही रहे थे, तभी गांव की बहू अनामिका एक बड़ा सा पशुओं का इंजेक्शन लेकर वहां पर आती है। बस शारदा उस इंजेक्शन को देखकर घबरा जाती है और उठ के सीधा खड़ी हो जाती है। मुझे कोई बुखार उखार नहीं है, अभी कपड़े पैक करो, हम तुरंत यहाँ से जाएंगे। नहीं शारदा, फिर से तुम्हें बुखार आ सकता है, पहले तुम इंजेक्शन ले लो। ऐसा कहकर प्रसाद जोर से शारदा को पकड़ लेते हैं। अनामिका इंजेक्शन लगाती है, बस शारदा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर 2 दिनों के बाद गांव की बहू अनामिका को सास ससुर विदेश लेके चले जाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।